आगे बढ़ते हैं हम। ठोस अवस्था को और अच्छे से समझने के लिए, इसकी डिटेलिंग के लिए हम अलग अलग टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। इनमें पहला है क्रिस्टल जालक, जिसे हम क्रिस्टल लैटिक्स भी कहते हैं। हमने इससे पहले समझा था कि जो भी ठोस होते हैं उन्हें हम बंधों के आधार पर फिर से बांटते थे। किसी किसी में देखा हमने कि अवयवी कण जो है आयन है, तो किसी ठोस में अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु, और किसी किसी में अणु। यही अवयवी कण त्रिविम में अर्थात x, y और z एक्सिस, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों ही अक्षों में किस प्रकार ये अवयवी कण उपस्थित हैं, इन्हें हम छोटे छोटे बिंदुओं द्वारा दर्शाते हैं। तो किसी भी क्रिस्टल में अवयवी कणों को जब हम बिंदुओं में दर्शाते हैं उसे कहते हैं जालक बिंदु, लैटिक्स पॉइंट। ठीक, अब ये जो लैटिक्स पॉइंट है ये आपस में एक निश्चित व्यवस्था में क्रिस्टल में होते हैं। उस निश्चित व्यवस्था में जब लैटिक्स पॉइंट होते हैं तो उनको जोड़ने से हमें एक संरचना प्राप्त होगी, उसे हम कहते हैं क्रिस्टल जालक। आइए इसके लिए थोड़ी समझ को व्यापक करें। ये हमारे पास क्रिस्टल की संरचना है। क्रिस्टल की संरचना जो वो काफी जटिल होती है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, तो वैसे स्ट्रक्चर को समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तो स्टडी के लिए हम क्या करते हैं, उनके मेन अवयवी कण जो होते हैं, अवयवी कणों को हम बिंदुओं के रूप में दर्शाते हैं, जिसको हम कह रहे हैं जालक बिंदु। अब इन बिंदुओं को जब जोड़ते हैं, एक निश्चित व्यवस्था में ये बिंदु रहेंगे, इन्हें हम जोड़ते जाते हैं। जोड़ने से एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे हम कहेंगे क्रिस्टल जालक या लैटिक्स। ठीक, अब जैसे संरचना दिख रही है, इतनी जटिल संरचना है, इस पूरी संरचना का हम अध्ययन नहीं करेंगे। इसी संरचना में से छोटे से हिस्से को हम बाहर निकालकर इसका अध्ययन करेंगे। ये जो छोटा हिस्सा है ये बड़े का ही छोटा प्रतिरूप है, यानी इसमें जितने भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात होगा वही अनुपात यहाँ पे होगा। इसे हम कहते हैं इकाई सेल या यूनिट सेल। तो किसी भी क्रिस्टल जालक को जब हम स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उसके छोटे रूप को जब पढ़ना होता है तो हम लेते हैं इकाई सेल, जिसे हम यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं इसकी संरचना से। इसके इस हिस्से को हमने अलग से लिया हुआ है। अब ये जो इकाई सेल है, इन्हीं की बार बार हम पुनरावृत्ति करेंगे हर डायरेक्शन में। इकाई सेल को ही जोड़ते जाएंगे तो हमें एक क्रिस्टल मिलता है। तो इस प्रकार जब हम ठोस को समझना चाहते हैं तो उसकी कुछ एक टर्मिनोलॉजी को हमको समझना होगा। दो हमने समझ लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम यूनिट सेल पे। यूनिट सेल के भी कई प्रकार होते हैं, आइए इसे समझते हैं। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि यूनिट सेल क्रिस्टल जालक का ही एक प्रतिरूप होता है। अब इसके भी कुछ टर्म्स होते हैं जो हमें समझने होंगे, आइए इसे समझें। इसके लिए हम एक बॉक्स ले लेते हैं। हम ये मान लें कि ये यूनिट सेल है। अब देखते हैं कि यूनिट सेल में क्या क्या टर्मिनोलॉजी है जो इस अध्याय में हमें जरूरी है। तो पहली चीज जो हमें समझनी है यूनिट सेल में कि फलक किसे कहते हैं। तो देखिए ये एक यूनिट सेल है, मान लो, तो इसमें कितने फलक हुए, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। किसी भी यूनिट सेल में हमारे पास 6 फलक होते हैं। आइए इसे चित्र में भी समझें। तो चित्र में समझेंगे, ये ऊपर का फलक हुआ, नीचे का फलक तो 1, 2, ये एक साइड का फलक 3 और ये दूसरे साइड का 4। ये जो आप देख रहे हैं ये पीछे का फलक जाएगा 5 और ये सामने के फलक होंगे 6। तो किसी भी यूनिट सेल में कम से कम हम 6 फलक के बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे केवल सरल घनी यूनिट सेल को पढ़ेंगे, उसी के प्रकार को पढ़ेंगे। तो यूनिट सेल में एक होता है फलक, जो होंगे हमारे पास एक यूनिट सेल में 6 फलक। अब जहाँ 2 फलक एक दूसरे से मिलते हैं
उसे हम कहेंगे किनारा। तो आए देखें कितने किनारे हैं इस यूनिट सेल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर नीचे से लेंगे 9 10 11 और 12 किनारे होते हैं। चित्र में समझिए, ये फलक ऊपर वाले फलक से मिला तो ये जो एरिया है इसे हम किनारा कहते हैं। किनारे जहां पे एक दूसरे से मिलते हैं उसे हम कोण कहते हैं। तो ये जो आएगा ये है कोना। आप देख सकते हैं ये किनारे जहां मिल रहे हैं वहां कोना है, तो इसे हम अल्फा कहेंगे, इधर बीटा और यहां से जो आ रहा है ये गामा होगा। चित्र में देखिए, यहाँ एक किनारा और ये दूसरा किनारा आपस में मिल रहा है तो यहाँ एक कोण बनेगा, अल्फा हो जाएगा। यहाँ से इस किनारे और इस किनारे के मध्य देखिए ये कोण बना, ये बीटा हुआ। इस किनारे में और इस किनारे के मिलने से यहाँ जो कोण बन रहा है ये होगा गामा। तो यूनिट सेल को समझने के लिए हमारे पास इतनी टर्मिनोलॉजी होनी ही चाहिए। तो हमारे पास कितने प्रकार के यूनिट सेल हैं? सिंपल जो घनी यूनिट सेल है इनको हम फिर से बांटते हैं। सरल घनीय सेल जिसे सिंपल क्यूबिक सेल या SCC भी कहते हैं। दूसरा होता है अंतः केंद्रीय घनीय सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल BCC। और तीसरा प्रकार जो हम पढ़ेंगे वो हो जाता है आपका फलक केंद्रीय घनीय सेल, इसे कहते हैं FCC, फेस सेंटर क्यूबिक सेल। कैसे पहचानेंगे तो देखते हैं। जो सरल घनी यूनिट सेल होता है उसमें अव्ययी कण, जिसे हमने पढ़ा था जालक बिंदु, इसमें जालक बिंदु जो है वो केवल किनारे में होते हैं, इन कोनों में होंगे। और एक यूनिट सेल में हमारे पास 8 कोने हैं। आइए देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सरल घनीय सेल में केवल किनारों पर ही अव्ययी कण पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम है सरल घनीय सेल। दूसरे प्रकार में देखिए, किनारों के साथ साथ इस यूनिट सेल के बिल्कुल मध्य में एक अव्ययी कण पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल या अंतः केंद्रीय घनीय सेल। इसमें हम तीसरा प्रकार देखें। तीसरे प्रकार में क्या हुआ? कोनों में तो अव्ययी कण है ही, कोनों के साथ साथ हर फलक के फेस के सेंटर में भी अव्ययी कण उपस्थित हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, एक यूनिट सेल में कितने फलक होंगे? 6 फलक। तो हर फलक के मध्य में अव्ययी कण उपस्थित हैं। ये देखिए 1 2 3 4, ये पिछले फलक का है 5 और ये सामने वाले फलक का 6। तो इस प्रकार फलक केंद्रीय घनीय सेल में कोनों के साथ साथ फलक के मध्य में भी अव्ययी कण होते हैं। अब देखते हैं ये जो अव्ययी कण है इनकी सहभागिता इस यूनिट सेल में कितनी है, क्योंकि हमने समझा था कि ये जो यूनिट सेल होते हैं वो किसी भी क्रिस्टल का एक छोटा सा हिस्सा होते हैं। हर दिशा में यूनिट सेल को जब आप जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते जाते हैं, तब क्या बनता है? एक क्रिस्टल बनता है। तो उसी परिकल्पना के आधार पर ये जो किनारे हैं ये और जो यूनिट सेल होते हैं उनका भी हिस्सा है। प्रत्येक किनारा 8 यूनिट सेल का हिस्सा होता है। मान लो हमारे पास ये एक अव्ययी कण है, इसके 8 हिस्से होंगे। तो जब हम 8 हिस्से करते हैं तो इस यूनिट सेल को अव्ययी कण का केवल 1/8 हिस्सा ही मिलेगा। यह हमें ध्यान रखना है कि कोने में जितने भी कण हैं उनका केवल 1/8 हिस्सा ही अव्ययी को मिलता है। उस पे जब हम यूनिट सेल में प्रति यूनिट सेल कणों की संख्या निकालें तो 1/8 गुणित 8 कर देंगे हम। 1/8 प्रत्येक कोने में यूनिट सेल का अंश है। हमारे पास 8 कोने हैं तो 1/8 गुणित 8 करेंगे, हमारे पास मिलेगा केवल 1। यहाँ पर इनमें कुल अव्ययी जो हैं कणों की संख्या को जब हमने देखा तो उसका मान आता है Z।
Z जो होगा इकाई सेल में, प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या होती है। तो जब आप सरल घनीय सेल पढ़ते हैं तो Z का मान क्या आएगा? 1। आइए दूसरे में BCC अंतःकेंद्रीय घनीय सेल। इसमें कोनों का 1/8 तो रहेगा ही, 1/8 गुणित 8। अब बात करें जो बिल्कुल मध्य में है, इस यूनिट सेल के जो मध्य में है वो किसी और यूनिट सेल से साझा नहीं होगा, शेयर नहीं होता। अब इस कारण से क्या होगा, ये पूरा का पूरा इस यूनिट सेल का हिस्सा है। तो कोनों से मिला हमें 1 और एक बिल्कुल मध्य का लेंगे तो दोनों को मिला देते हैं, तो यहाँ पे Z का मान आ जाएगा 2। आइए अब तीसरा समझे। तीसरा हमारे पास जो है वो है फलक केंद्रीय। अब ये चीज हमें ध्यान रखना है कि प्रत्येक फलक जो होता है वो किसी और यूनिट सेल से भी साझा होता है। तो हर यूनिट सेल का फलक 2 यूनिट सेल से साझा होगा। तो फलक पे उपस्थित जो कण है उसका केवल आधा हिस्सा इस फलक यूनिट सेल को मिलता है। तो इसमें Z का मान निकालने के लिए हम लेंगे 1/8 गुणित 8 कोने। हमारे पास 6 फलक हैं, हर फलक का 1/2 हिस्सा ही मिलेगा अवयवी कण का। तो 1/8 गुणित 8 धन 1/2 गुणित 6। इनको जब हम हल करते हैं तो हमें कुल कणों की संख्या जो प्राप्त होगी वो क्या होगी? 4। तो इस प्रकार फलक केंद्रीय में कुल कणों की संख्या आ जाती है 4। इसे निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि Z बराबर 1/8। 1/8 हम किसकी बात कर रहे हैं? कोनों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेंगे जो कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर में, धन 1/2 गुणित NF। 1/2 जो बात कर रहे हैं हम वो बात करते हैं फलक की। तो फलक में F यानी यहाँ पे फेस से संबंधित है, तो फलक में जितने भी कण होंगे उसका आधा हिस्सा ही उस यूनिट सेल को मिलता है। फिर प्लस 1 × N। अब यहाँ पे ये सेंटर को बता रहा है कि सेंटर में कितने यूनिट सेल है, और अगर सेंटर में कोई भी अवयवी कण है वो उस यूनिट सेल का हिस्सा होंगे। तो इस सूत्र में हम मान रखकर इनमें अवयवी कणों की संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि यूनिट सेल में अवयवी कणों की संख्या कैसे निकालते हैं। आइए अब आगे पढ़ते हैं समन्वय संख्या। किसी भी यूनिट सेल में अवयवी कण 2 प्रकार के हो सकते हैं, धन आयन और ऋण आयन। तो मान लो अगर ये धन आयन है तो इस धन आयन को निकटवर्ती कितने ऋण आयनों ने घेरा हुआ है। उसी प्रकार अगर आपके पास ऋण आयन है तो उस ऋण आयन को कितने धन आयन जो है आसपास के घेरे हुए हैं, उसे हम कहते हैं समन्वय संख्या। तो जब हम बात करते हैं सरल घनीय सेल की, सरल घनीय सेल में Z का मान आता है 1, यानी प्रति इकाई कणों की संख्या, इसका मान आता है 1। और इसमें समन्वय संख्या जो आएगी वो है 6, यानी धन आयन को घेरने वाले ऋण आयनों की संख्या या ऋण आयन को घेरने वाले धन आयनों की संख्या। BCC की बात करें जिसे हम कहते हैं अंतःकेंद्रीय घनीय सेल, इसमें Z का मान आता है 2 और समन्वय संख्या होती है 8। इसी प्रकार फलक केंद्रीय घनीय सेल FCC में Z का मान आएगा 4 और समन्वय संख्या होती है 12। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आगे जब हम NaCl की संरचना पढ़ेंगे और दूसरे यौगिकों की जब संरचना पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें 2 चीज़ों की बहुत आवश्यकता होगी, वो है Z का मान और समन्वय संख्या।